हेलो, वेलकम बैक सीपीयू क्लास गाइस। तो आज हम यहाँ पर अपनी जो हमारी सीरीज थी दिसंबर 2024 का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की है चैनल पे वो वर्ल्ड सोशल वर्क डे पे थी। ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल वर्क डे पे जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट को ऐड किया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है। क्योंकि हर बार वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। ठीक। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, आपराधिक न्याय समाज कार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑप्शन 3 यानी कि पुलिस समाज कार्य सुधार गृह समाज कार्य फोरेंसिक समाज कार्य के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। आपराधिक न्याय समाज कार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उद्देश्य अनावश्यक कारावास की सजा को कम करना है और कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि पुलिस समाज कार्य परीक्षा पुनर्वास। और ये एक व्यापक अवधारणा है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को कई भूमिकाएं निभाने के लिए जगह प्रदान करती है। लेकिन इसका जो पुलिस समाज कार्य है सुधार गृह समाज कार्य और फोरेंसिक समाज कार्य के बराबर है, ये कथन जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपराधिक न्याय समाज कार्य एक व्यापक क्षेत्र है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीजें और सिद्धांत के माध्यम से ये जो क्षेत्र है कार्य करता है। इसमें पुलिस समाज कार्य सुधार गृह सामाजिक कार्य फोरेंसिक समाज के जैसे कई उप क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न भूमिका निभाने के लिए एक मंच प्रदान करता है जैसे कि पुनर्वास में मदद करना, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की वकालत को करना। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो इसमें सबसे सटीक उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये गेस कर सकते हैं कि कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यही सरल क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो टफ लगने लगते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक समूह से जुड़े लेखक कौन कौन से हैं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और हम जब यूनिट 3 पढ़ते हैं तो सोशल केस वर्क के अंतर्गत हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। और यहाँ पर बात की गई है सामाजिक समूह कार्य की, और मैनेजमेंट व्यक्तिगत समाज कार्य से जुड़ी हुई है। तो जहां जहां पर ऑप्शन बी है वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर बी है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बी है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है ऑप्शन बचे, ऑप्शन 1 और 3 बचा। अब हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन है। तो ए और डी दोनों में कॉमन है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी, और डी यहाँ भी है और यहाँ भी। अब हम देखेंगे ई और सी, ई और सी, ग्रेस मैथ्यू और क्लीन। ठीक है। तो इस प्रकार जब हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्लीन है वो सामाजिक समूह कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर 1। तो थोड़ा धैर्य के साथ थोड़ा क्वेश्चन को सही से पढ़ के सॉल्व करना होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्रश्न पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर अलग आ गया है, सिलेबस से हटके आ गया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, चीजों को करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड की समाप्ति इसका एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ है वो जो है एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल है मृत्युदंड की समाप्ति का। ठीक है। इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये चारों जो कन्वेंशन है ये कब कब हुई। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड सही था। और ऑप्शन सेकंड का मतलब है नागरिक और
राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966। और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ सम्मेलन जो है 1984 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, और यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि इससे पहले इनका ईयर पूछा जाता था, इन सभी का। और इस बार जो है थोड़ा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं कि हल्का सा उसके संबंध में चीजें पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा हमें और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि चीजें हर बार एक ही जगह से आती हैं, बट उनका तरीका बदल जाता है। तो इस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि मृत्यु दंड की समाप्ति नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि जो देश इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते हैं वे मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए बाध्य हैं। भारत ने इस पे जो है यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। साथ ही जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर जो कन्वेंशन है, भारत दोनों का पक्षकार है। ठीक है, और मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसको अपनाया है, लेकिन ये एक बाध्यकारी जो है संधि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको समझ सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए, डाउट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाई बार बार पूछा गया है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। मैच करने के संदर्भ में हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 अधिनियम दिए गए हैं और संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जब हम मैच करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं विदेशी निधि प्राप्त करना। ठीक है, FCRA। तो यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, ए से। ठीक है, यानी कि FCRA का संबंध जो विदेशों से जो निधि आती है, जो चंदा आता है, उसको कंट्रोल करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोक सेवक MOH को अपनी संपत्ति घोषित करते हैं। तो लोक सेवक के संदर्भ में जो है यहाँ पर अधिनियम जो है, IT अधिनियम 1961 की बात की गई है, और IT अधिनियम 1961 की बात की गई है। यहाँ पर धाराएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन सबके माध्यम से जब हमें, अगर हमें एक भी ऑप्शन सही से पता है तो हम काफी हद तक क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह चीजों को क्या करना होगा, चीजों को समझना होगा, एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अगर हम केवल FCRA से क्वेश्चन के पास पहुंचने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन में ए के साथ थर्ड को पेयर किया गया है सभी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद बी के साथ 4 को पेयर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और सी के साथ 2 और डी के साथ 1। ठीक है, डी के साथ 1 यानी कि जो धारा 44 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की, इसके साथ 1 को पेयर किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसमें से आपको एक दो धाराएं भी, एक दो एक्ट से संबंधित चीजें पता है तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। हालांकि आपको पूरी के पूरे संदर्भ को, पूरे के पूरे कंटेंट को अच्छे से समझना होगा। नीति विकास के चरण क्या है, तो नीति विकास के चरण में सबसे पहला चरण ही होता है समस्या की पहचान करना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जरूर आएगा। ठीक है, नीति निर्माण और अंगीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम चीजों को एलिमिनेट मेथड से निकालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास इसका सही जवाब मिल जाएगा। और सही जवाब है A, C, D और E, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, समस्या की पहचान और एजेंडा निर्माण, इसके बाद नीति निर्माण और अंगीकरण, फिर हमें नीति का कार्यान्वयन करना होगा, और बाद में मूल्यांकन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है काफी हद तक क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हाँ जो लेवल था वो थोड़ा हट के आया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है और आप सभी देखते ही हैं। जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो ये आपको हर बार देखने को मिलता है। तो मास्लो द्वारा बुनियादी मानवीय जरूरतों को जो है रेखांकित करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले जो जरूरतें होती हैं वो शारीरिक जरूरतें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट होगा, और बी केवल 2 में है और 4 में है। ठीक है, तो इस प्रकार केवल 2 और 4 में है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा, यानी कि वो नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है थर्ड भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो बी है यानी कि शारीरिक जरूरत है। इसके बाद जो दूसरी मुख्य आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बी के बाद क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। सुरक्षा के बाद क्या होगा? सुरक्षा के बाद जो है सम्मान की जरूरत है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि संबद्धता या स्वीकृति की जरूरत है। ठीक है, तो इसके बाद ई होगा। और इस प्रकार हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो थोड़ा हमें अच्छे से समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इस वजह से इस प्रश्न को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर हमें इसकी डिटेल दी गई दिया है। 1943 से मानव शक्तियों के सिद्धांत को मैस्लो ने प्रस्तुत किया और 5 प्रकार के क्षेत्रों में इसको विभाजित किया, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं यानी लव एंड बिलोंगिंग्स, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं। इनको क्रम से लगाने के लिए ही अक्सर प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी और सबसे लास्ट में क्या आएगा? आत्म साक्षात्कार। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों को हमें कैसे लगाना है? वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया, इस चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ये 1972 में आया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है। और जैविक विविधता अधिनियम ये 2002 का है। और वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट ये 2006 का है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते हैं ये 1986 का है। ठीक है, अब हम इसको क्रम से लगा लेते हैं और इसको जब क्रम से लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा ए। ए का मतलब है कि सबसे पहले ए दो में है, यानी ऑप्शन नंबर या तो एक सही होगा या दो सही होगा। ए के बाद क्या होगा? ए के बाद हो जाएगा 1972 के बाद 1986, यानी कि ई, यानी कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वजह से हमें आगे ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो अधिनियम पूछे गए हैं, इनके अलावा आ, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण, और ये 2010 में आया था। स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, और ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं, है ना? तो इस प्रकार हमें इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सामाजिक कल्याण इनमें से किससे संबंधित नहीं है? तो जनसंख्या की व्यक्तिगत जरूरतों से ये संबंधित नहीं है। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत सामान्य भलाई की बात की जाती है, व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने, उनके मदद करने की बात की जाती है, और जनसंख्या की जो सभी प्रकार की जो आवश्यक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। सोशल वेलफेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसके अंतर्गत हम जो है व्यक्तियों की भलाई और उन्नति के बारे में बात करते हैं। साथ ही जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो गरीब और असहाय व्यक्ति हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी सहायता करने के लिए नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देते हैं। यही हमारा क्या है? सोशल वेलफेयर है। जैसे कि सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जिसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके माध्यम से सरकार ग्रामीण स्तर पर, या हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर रोजगार प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सरकार ने सभी लोगों को बैंक से जोड़ने का प्रयास किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, और जो ईंधन जलते थे, लकड़ियां जलती थी, उनसे जो गैस धुआं निकलता था जिससे विभिन्न स्तर पर बीमारियां फैलती थी, उसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, जो कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है, सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई है। तो हमारे किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने ही बचे हैं। और इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी पीडीएफ को आप पेड ग्रुप में पा सकते हैं। तो पेड ग्रुप में विभिन्न प्रकार की डिटेल से चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा के कार्यान्वयन में 5 चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये 5 चरण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इन 5 चरणों को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पर हम एक एक करके जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर ए है, सेवा उपयोगकर्ता समाधानोन्मुखी बातचीत की ओर ले जाते हुए संक्षेप में समस्या का वर्णन करते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट जवाब। इसके बाद सेवा उपयोगकर्ता ने अच्छी तरह से तैयार लक्ष्यों को विकसित करने के लिए अपने पसंदीदा विषय का वर्णन किया। इसके बाद सी, उन समस्याओं की पहचान की खोज की जब सेवा उपयोगकर्ता समस्याओं का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जब वे कुछ हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद डी और फिर ई, सेवा उपयोगकर्ता की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो उसमें अगर मूल्यांकन शब्द आता है तो आप जो है काफी हद तक उस प्रश्न को इस आधार पर सही कर सकते हैं कि मूल्यांकन जो जड़ होता है वो अंतिम होता है। आप देखेंगे कि ई जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, ई जब सबसे लास्ट में है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दो जगह ए है शुरुआत में, यानी कि सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सी पहले नहीं आएगा अगर आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप जो है उसी प्रकार में कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता है तब आपको इस प्रकार की ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इस क्वेश्चन में जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनुसार महीनों के घटते क्रम में दिवस को व्यवस्थित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आप सभी जानते हैं 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व समाज कार्य दिवस जो है मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। हमने इस पे एक डिटेल वीडियो अभी जो है बनाई है। इस बार जो मार्च में जो है विश्व समाज कार्य दिवस मनाया गया है 18 मार्च को, उस पे हमने उसके बैकग्राउंड को समझते हुए उसको उसके पीछे जो थीम्स प्रयोग की जाती हैं उनको कौन रद्द करता है, कैसे पहली बार समाज कार्य दिवस कब मनाया गया था, इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हमने जो है एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उसको जरूर देखें। और इस प्रकार इसका इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से हम जब जो है क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा महीना आएगा इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है विश्व एड्स दिवस, क्योंकि हमें क्या करना है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनुसार महीनों को घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले दिसंबर आएगा। और इसी प्रकार जो है घटते क्रम में हम देखेंगे दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद सितंबर के बाद जून, फिर अप्रैल और फिर मार्च। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सीख जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे जो स्टूडेंट इस बार पेपर देने जा रहे हैं वो दिवस को अभी इग्नोर न करें, दिवस को पढ़ के जाएं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन जो 41 से 50 तक के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। ठीक है, किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay, thank you so much watching the video.